वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे पिछले टॉपिक में हमने बात की थी अबाउट द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं हमारी कंट्री में क्या वो जेन्युइन है, क्या वो फेयर हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि इन इलेक्शंस को एक्चुअली कंडक्ट कौन कर रहा है, क्या जो भी इन इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट है या फिर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है, और अगर कोई पार्टी इलेक्शन कंडक्ट कर रही है क्या उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, क्या उनके पास इनफ पावर है कि वो एक फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर सकें। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं हमारी कंट्री में क्या है वो बहुत ही पॉजिटिवली आंसर किए गए हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्शन कमीशन। अब जो इलेक्शन कमीशन है क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल इंडिपेंडेंट कमीशन है। इवन आप इनकी पावर का, इनकी इंडिपेंडेंस का जो लेवल है वो मैच कर सकते हैं विद द लेवल ऑफ अ जुडिशरी। जितनी इंडिपेंडेंस और पावर एक जुडिशरी इंजॉय करता है वो सेम पावर्स जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होती हैं। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बारी जब इन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है उसके बाद ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल, लायबल नहीं होते हैं, गवर्नमेंट को भी ये लायबल नहीं होते हैं अपने काम के लिए। अब मान लीजिए ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमीशन है तो रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को हो सकता है कि उनसे कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें नहीं अच्छा लगेगा जो भी कमीशन करेगा, लेकिन उन्हें फिर भी उस ऑर्डर को ओबे करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के पास पावर नहीं होती हैं कि उन्हें या चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सके। बहुत ऐसे कम इलेक्शन कमीशन हैं वर्ल्ड में जो कि इतनी हाई वाइड रेंजिंग पावर्स को एंजॉय करते हैं, और उनमें से एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, वो क्या करते हैं, ये हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है ईसी जो है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हर एस्पेक्ट पे, यानी कि जो भी कंडक्ट है, कंट्रोल है इलेक्शंस का, सब के डिसीजन जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं? ईसी के द्वारा। इसमें जो है बेसिक से लेके फाइनल तक हर प्रोसेस जो है इंक्लूडेड है। यानी कि जब अनाउंस किए जाते हैं इलेक्शन और जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं तब तक सारा प्रोसेस जो है, सारी पावर्स जो हैं ईसी के हाथ में ही रहती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। इसे भी कौन बनाता है, इसे भी कौन इम्प्लीमेंट करता है? इलेक्शन कमीशन। और अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी इस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है, स्पॉइल करती है, तो उसे पनिशमेंट जो है वो भी ईसी ही देता है। थर्ड पॉइंट इज़ इलेक्शन पीरियड के दौरान ईसी क्या करता है, गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्हें कुछ गाइडलाइंस जो हैं इशू करते हैं फॉलो करने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पावर का यूज़ ना कर सके। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट पावर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उनके जो जीतने के, विक्ट्री के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो इसी उनकी पावर्स को कंट्रोल करता है और उन्हें फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस देता है। इसके अलावा वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो भी इलेक्शन ड्यूटी जब चल रही होती है, यानी कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं और जब तक फाइनलाइजेशन आउटपुट नहीं आ जाता, रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तो जो इलेक्शन ड्यूटी असाइन की जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, उस टाइम पीरियड के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो काम करते हैं इसी के लिए। वो अपनी रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे होते, वो काम कर रहे होते हैं, वो रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं जो कि उन्हें बताए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यानी कि सारा कंट्रोल जो है उन ऑफिशियल्स पर किसका होता है? ईसी का होता है। अब बात करें अगर पिछले कुछ सालों की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है अपनी पावर्स को क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है, सभी चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली है। तो इलेक्शन कमीशन जो है आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि गवर्नमेंट को जो है वो क्या कर देते हैं, वो उन्हें रिप्रिमेंड कर देते हैं अपने उनके कमियों के लिए, उनके लैप्सेस के लिए। इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं अक्सर क्या होता है, ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं कि पोलिंग जो है वो फेयर नहीं हुई। कुछ इलेक्शन ऑफिशियल्स को ऐसा लगता है कि उनके जो बूथ हैं या फिर उनकी एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें इलेक्शंस जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुए, पोलिंग फेयर तरीके से नहीं हुई। अब अगर ईसी को ऐसा लगेगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर एरिया में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस
जेन्युइन और फेयर तरीके से नहीं हुए तो ईसी के पास इतनी भी पावर है कि दे कैन ऑर्डर और रीपोल, वो रीपोल ऑर्डर कर देते हैं। अब रूलिंग पार्टीज़ जो हैं ऑब्वियसली हो सकता है कि उन्हें ईसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पसंद नहीं आए, लेकिन इवन आफ्टर दैट दे हैव टू ओबे, हर पार्टी को ईसी को ओबे करना ही पड़ेगा। और ये सब जो है, ये जो फेयर एंड पावर हैं, ये इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट ना होता तो शायद ये सारा जो कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारा क्या हो जाता, स्पॉइल हो जाता, फ्रॉडुलेंट होता, आर्टिफिशियल होता। दूसरा तरीका इलेक्शन की फेयरनेस को चेक करने के लिए है कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है, लोगों का पार्टिसिपेशन है, वो कितना एंथुजियाज्म से, कितने जोश के साथ लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मेजर करना कि अगर इलेक्शन फेयर होंगे तभी जनता क्या करेगी, इलेक्शंस में इंटरेस्ट दिखाएगी। तो इलेक्शन प्रोसेस फेयर है या नहीं, पीपल जो हैं इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, इसके थ्रू भी हम इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने का जो एक जजमेंट है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ कंक्लूजन्स जो हैं हम पार्टिसिपेशंस के बारे में जो इंडिया के हैं वो डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम लोगों की पार्टिसिपेशन का इलेक्शन में, वो मेजर किया जाता है बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। कितने ऐसे वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट जो है एक्चुअली में कास्ट किया, पोल दिया अपना, टर्नआउट जो है वही बताता है, टर्नआउट की फिगर उन लोगों को दर्शाती है। अब क्या है, पिछले 50 सालों में जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो टर्नआउट रेशियो है वो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की तो ये टर्नआउट या तो स्टेबल है, कांस्टेंट है, या फिर ये राइज हुआ है। लोगों ने यानी कि क्या किया है, अपना इंटरेस्ट शो किया है इन द इलेक्शन पार्टिसिपेशन। सेकेंड पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में रेशियो है वोटिंग का ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, वो कैसा है कि इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी एंड फाइनेंशियल स्टेटस, तो इंडिया में क्या है, जो पुअर और इलिटरेट लोग हैं, ऐसा देखा गया है कि वो ज़्यादा वोट करते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंट्रास्टिंग है, वहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर जो रिच और वाइट पीपल हैं उनका जो रेशियो है पार्टिसिपेशन में ज़्यादा होता है और गरीब लोगों का कम। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में पुअर और इलिटरेट लोग जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। कॉमन पीपल जो इंडिया का है वो बहुत एक अपने आप को अटैच करते हैं इलेक्शंस के साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शंस जो है एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करें, उन पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करें जो कि उनके आम जनता के फेवर में है। तो लोग इसे एक हथियार मानते हैं जिसके थ्रू वो ऐसी पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करवा सकते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है। और ऑब्वियसली होता भी यही है, पार्टीज़ ऑब्वियसली वो इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं जो कि जनता के लिए क्या हैं, एक प्रॉब्लम है। तो जो पार्टी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, फेवरिज्म भी उसके पास ज़्यादा होगा, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स भी उस पार्टी के पास ज़्यादा होंगे। तो ऐसा लगता है आम लोगों को कि कंट्री रन करने के लिए वोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, वो क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अब फॉर एग्जांपल 2004 के इलेक्शंस की हम बात करें, तब से क्या हुआ है, मोर देन 1/3 वोटर्स जो हैं वो कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। अब इंडिया में देखिए क्या होता है, इंडिया में अप्रोच करने का सिस्टम बड़ा है कि जी क्या किया, जानकारी निकाल ली। अक्सर लोग क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपने क्लोज लिंक बना लेते हैं कि हाँ जी बाद में इनका क्या होगा, हमारे जो क्लोज रिलेशन है वो काम आएंगे काम निकलवाने में। तो ऐसा हुआ है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, इंक्लूजन है कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पार्टीज़ का आम जनता की जो पार्टिसिपेशन है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारी कंट्री में। इलेक्शन का जो आउटकम है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, बट ऑब्वियस है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो कितने फ्री और फेयर हैं, दोबारा से हम इसके थर्ड पैरामीटर की बात करेंगे। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर ना हो तो क्या होगा कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा किसके फेवर में होगा,
पावरफुल पार्टी के फेवर में होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये इलेक्शंस फेयर और फ्री नहीं होंगे तो हमेशा ऐसा होगा जो रूलिंग पार्टी है वही जीतेगी। यूजुअली ऐसे ही होता है ना कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो जो पार्टी इस टाइम रूल कर रही है, रन कर रही है, वही बार बार जीतेंगे। तो जो लूजिंग पार्टीज़ हैं वो ऐसे आउटकम को, ऐसे रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो जो इंडिया के रिजल्ट्स हैं, जो इंडियन इलेक्शंस के रिज़ल्ट हैं, वो अपनी फेयरनेस को खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब ऐसा है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी जो है वो यूजुअली जीतती है, नहीं, रूलिंग पार्टी हारती भी है। हमारी कंट्री में रूलिंग पार्टी को हमने हारते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस, कितना ज़्यादा डोमिनेंस था कांग्रेस का एक टाइम पे, और क्या वो पार्टी हर बारी जीती? नहीं, वो हारी भी। अब चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, हमने रूलिंग पार्टीज़ को भी हारते हुए देखा है। इवन 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रूलिंग पार्टी जीत ना हासिल करके हारती है। यूएस में क्या होता है जी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कम ही ऐसे केसेस होते हैं कि वो हारें। मतलब इलेक्शन जो हैं वहाँ पर ऐसे होते हैं कि जो पार्टी रूलिंग है वो ही लगातार जीतती रहती है और लॉन्ग रन में वही काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो रूलिंग और सिटिंग एमपीज़ और एमएलएज होते हैं वो अक्सर इलेक्शन हार भी जाते हैं। उनकी स्टेबिलिटी जो है एश्योर्ड नहीं होती। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो फेयर एंड फ्री माने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो रूलिंग पार्टी है उससे सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन दोनों ही जनता को होंगी। कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, ऐसा माना जाता है कि वो क्या करते हैं, वोट खरीद लेते हैं। तो जी जो आम मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो जीत नहीं पाते, जबकि ऐसा भी नहीं है। आप एक एग्जांपल है दिल्ली में कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके क्लोज क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, वही पार्टी जो है इंडिया में जीतती हैं, वो हारती भी हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि बहुत कम ऐसे डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर इलेक्टोरल आउटकम्स को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यूजुअली हमारे यहाँ पर जो इलेक्टोरल आउटकम्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द डिफीटेड पार्टी एज पीपल वर्डिक्ट। लोगों का ही वर्डिक्ट माना जाता है उसे, आम जनता। डेमोक्रेसी का जो रूल है कि जी पार्टी कौन बनाएगी, आम जनता बनाएगी। तो इस बेस पर डिफीटेड पार्टीज़ जो हैं इलेक्टोरल आउटकम्स को एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखिए, हर किसी पॉइंट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना भी इतना इजी जॉब नहीं है। उनको भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, चैलेंजेस के साथ जो है गुजरना पड़ता है। पार्टी जो कि इलेक्शन जीत रही है, गवर्नमेंट बना रही है, वो पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने उसे चूज़ किया है। उसके ऑपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट जो है उस पार्टी को चूज़ किया जाता है। ये जो है सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो पार्टी जीत रही है वो लोगों की चॉइस से ही जीती है। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अपनी मनी पावर और अनफेयर मीन से भी जीतते हैं, लेकिन ये जो है ओवरऑल वर्डिक्ट को, जनरल इलेक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मेजॉरिटी क्या होती है, पीपल और पॉपुलर प्रेफरेंस पे ही इलेक्शन जीते जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। यही कि लोगों के पास एक टूल है, एक चॉइस है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने की। लेकिन पिक्चर जो है वो बहुत डिफरेंट भी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो प्रेफरेंसेस है लोगों की, क्या इसके पीछे जो नॉलेज है, लोगों के दिमाग में जो मेंटालिटी है, क्या वो रियल है? क्या वोटर्स सच्ची में एक्चुअली में एक रियल चॉइस को प्रेफर कर रहे हैं? क्या इलेक्शंस एक्चुअली में लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए एक जेन्युइन फील्ड है? क्या एक आम सिटीज़न उम्मीद कर सकता है कि वो इलेक्शंस को जीतेगा? तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये रेज़ करते हैं ऐसी लिमिटेशंस और चैलेंजेस को जो अक्सर इंडियन इलेक्शंस में जो है फेस की जाती हैं। तो पहला जो चैलेंज है वो क्या है कि कैंडिडेट और पार्टीज़ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि उनकी जीत जो है पक्की है, उनकी विक्ट्री जो है श्योर है, लेकिन स्टिल उनको एक ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, उनको एक ज़्यादा अकोमोडेशन मिलता है। वो जो है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक बेनिफिट, एक एडवांटेज को एंजॉय करते हैं। किसके बेस पे? मनी और पावर के बेस पर।
तो ये एक पहला जो चैलेंज है फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए है। सेकंड इज़ कि इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, हमारी कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जो क्रिमिनल कनेक्शन ऐसा है कि सब जेन्युइन नहीं है, सब फेयर नहीं है, सबका जो कॉलर है वाइट कॉलर नहीं है। कुछ ऐसी पार्टीज़, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जिनके अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल कनेक्शंस हैं। अब क्रिमिनल कनेक्शन के बेस पे उनके सहारे वो क्या करते हैं, जो बेचारे स्मॉल कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको पुश आउट कर देते हैं, उन्हें जो है उस इलेक्टोरल रेस से बाहर निकाल देते हैं और अपनी पावर के बेस पे वो फाइनली सिक्योर कर लेते हैं एक टिकट इलेक्शन लड़ने का। तो ये किसके बेस पे हो रहा है? ये इस बेस पे नहीं है कि लोग उन्हें फेवर कर रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, नो, ये उनके कनेक्शन, उनके क्रिमिनल कनेक्शन और पावर के बेस पे वो टिकट लेने में सक्षम रहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो टिकट नहीं देगा, वो तो टिकट देगा। अगर सारे रूल्स और कंडक्ट्स पूरे होंगे तो इलेक्शन कमीशन को टिकट इशू करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज़ कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करती हैं, डोमिनेट करती हैं। बड़े परिवार हैं, क्या करते हैं जी, अपने ही परिवार को डिस्ट्रीब्यूट करके एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और उनको टिकट दिलवा देते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, कंट्रोल तो जो है वो परिवारों के बीच में वैसे ही चल रहा है ना, फैमिली के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, अपने ही रूल को, अपने ही सुपरविजन को डिवाइड कर रहे हैं अपनी फैमिली को पार्ट करके। अपनी ही फैमिली से उन्होंने टिकट दिलवा दिया, अपनी ही एक और पार्टी उन्होंने बना ली। वन मोर पॉइंट इज़ कि इलेक्शंस जो हैं उसमें लोगों को क्या है, एक बड़ी ही कम चॉइस मिलती है। ऐसा ज़्यादातर होता है कि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती हैं। देखिए, डिसीज़न बनाए जाते हैं, लोग अपना डिसीज़न लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस विच द पार्टीज़ विल ऑफर। तो अक्सर क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही सिमिलर नेचर की होती हैं। हर पार्टी जो है उसके जो आइडियोलॉजी है वो सेम है, उनकी पॉलिसी सेम है। अब जनता क्या करेगी जी, जनता के पास तो चॉइस ही नहीं है, कोई हेट्रोजीनियस नेचर ही नहीं है पार्टीज़ का। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें वो स्मॉल चॉइस के बीच में ही अपना डिसीज़न लेना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। जो ये स्मॉलर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इन्हें ज़्यादा डिसएडवांटेज जो है सफ़र करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बिगर पार्टीज़। अभी हमने बात की थी पावर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इन सब की। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो जेन्युइन या नॉर्मल एक आम इंसान है, एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, उसके लिए अपने आप को स्टैंड आउट करना इलेक्शन में, व्हेन देयर इज़ सच स्ट्रॉन्ग एंड बिग पार्टीज़ इन ऑपोजिशन, तो अपने आप को स्टेबल और स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो चैलेंजेस हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ऐसी बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ हैं जहाँ पर ये चैलेंजेस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो इश्यूज़ हैं ये कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न है उनके लिए जो कि डेमोक्रेसी में एक बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। क्योंकि जो सिटीजन हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं रिफॉर्म्स का, चेंजेस का, किसमें, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। बट क्या ये चेंजेस जो हैं ये हमें गारंटी देंगी कि हमारे जो इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे? क्या आम सिटीज़न जो है वो इन चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को स्टेबल रख पाएगा? क्या हमारे इलेक्शंस जो हैं एक्चुअली और ट्रूली वो जो हैं, जो हमारा पर्पस है डेमोक्रेसी का, उसे सर्व करेंगे? सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आपने इलेक्शन और इलेक्शन के प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। वोटर्स, इलेक्शन कैंपेन्स, पोलिंग, सारी चीज़ें हमने बहुत डिस्कस में डिटेल की है। सो होपफुली सभी जो कंसेप्ट हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो please do hit the like and subscribe button, and please go through this video and other parts of this video as well. Thank you everyone.